अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसिम खान है और मैं हूँ आपके केमिस्ट्री के टीचर और हम पढ़ते हैं हमारे एमडी के 2025 के सिलेबस का केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हम क्लास 11 के 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं और हम शुरू हो चुके हैं चैप्टर 8 है यानी थर्मोकेमिस्ट्री में भी हम 5 लेक्चर कर चुके हैं और 5 लेक्चर में से हम पार्ट 2 कर चुके हैं, लेक्चर 05 का पार्ट 2, जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी को डिस्कस कर चुके हैं along with some numericals। और आज हम पढ़ेंगे हमारा हीट ऑफ रिएक्शन, या जिसको हम कहते हैं हीट चेंज ऑफ रिएक्शन, या जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन? अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज अ हीट ऑफ अ रिएक्शन? तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि द amount of heat evolved or absorbed during a chemical reaction is called heat of reaction या enthalpy change of reaction या heat change of a reaction। तो ये हो गए हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन। अच्छा, अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शंस है जिसमें रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, ये दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट सी दे रहा है। मैं इसको क्या कहता हूँ? रिएक्टेंट्स। क्लियर है? और इसको मैं कहता हूँ प्रोडक्ट्स। तो अब अगर हम इसके लिए डेल्टा एच की बात करें, सो व्हाट इज डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन, यानी हीट ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा, या हीट चेंज फॉर दिस रिएक्शन क्या होगा? उसको हम कहेंगे कि हीट द चेंज इन हीट contents of products and reactants। कि यहां पर जो चेंज आया है हीट कंटेंट्स में, किसके हीट कंटेंट्स में? कि प्रोडक्ट का कितना हीट कंटेंट है और इससे पहले जो हमारे पास रिएक्टेंट्स यहाँ पर मौजूद थे उसका हीट कंटेंट कितना था, और अब हमारे पास प्रोडक्ट का हीट कंटेंट कितना है। इन दोनों के डिफरेंस को जब हम मालूम करते हैं, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शंस। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि हीट ऑफ रिएक्शन को मैं लिख सकता हूं कि हीट content of products minus heat content of reactants। heat content of product minus heat content of reactants is equal to heat of reaction। या इसको मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि heat of reaction is equal to heat of product minus heat of reactant। तो बुक्स में तो ये इस तरह लिखा गया होता है कि हीट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से शो करेंगे कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन आपको पता है कि ये असल में हीट क्या है? ये हीट कांस्टेंट है क्या? इट इज एंथैल्पी। व्हाट इज एच? इट इज एंथैल्पी। और मैंने आपको कहा था कि एंथैल्पी क्या होती है? कि the work which is done to establish a system at pressure P in volume V। तो इसमें जो एनर्जी हमने इस्तेमाल की
एक सिस्टम के ऊपर, एक सिस्टम को हम लेकर आए, एक उसको सेट किया हमने प्रेशर पी और वॉल्यूम वी पर, यानी इसके ऊपर हमने कुछ वर्क किया और वर्क की शक्ल में हमने उसको कुछ एनर्जी दी, तो ये वाली एनर्जी, और इस सिस्टम के पास जो अपनी इंटरनल एनर्जी है, ये सारी एनर्जीज को मिलाकर जो एनर्जी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट कंटेंट या एंथैल्पी। तो फिर मैंने आपसे कहा था कि ये जो एंथैल्पी है, ये हीट कंटेंट है, ये हम इंडिविजुअली मालूम नहीं कर सकते, यानी हम हीट कंटेंट या एंथैल्पी को हम नहीं मालूम कर सकते, बल्कि चेंज इन हीट कंटेंट को मालूम कर सकते हैं। और फिर मैंने कहा था कि इस चेंज इन हीट कंटेंट को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन पीवी वर्क। क्लियर है? ये वाला इक्वेशन मैंने दिया था आपको। तो अब हम यहाँ पर ये इक्वेशन किस तरह लिख सकते हैं? ये इक्वेशन हम इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि हम हीट किसी भी सब्सटेंस का हीट कंटेंट इंडिविजुअली मालूम नहीं कर सकते, यानी उसका एंथैल्पी मालूम नहीं कर सकते, बल्कि एंथैल्पी चेंज मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स। फिर आप कहेंगे कि सर इसका हीट चेंज यानी हीट चेंज ऑफ प्रोडक्ट हम किस तरह मालूम करेंगे? तो वो जो अभी मैंने आपके लिए इसका फार्मूला लिखा था कि एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस चेंज इन पीवी। तो उसके जरिए आप इसके लिए भी एंथैल्पी चेंज मालूम करेंगे, इसके लिए भी मालूम करेंगे। तो और फिर इस और इसके बीच जो डिफरेंस निकलेगा उसको हम कहेंगे कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये होगा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। इनके बीच जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो ये हो गई हमारे पास वैलिड इक्वेशन फॉर हीट ऑफ रिएक्शन। लेकिन हम ज्यादातर ये वाला यूज करेंगे क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा ये वाला इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आपने अपने दिमाग में ये वाला रखना है, क्योंकि हम एच को नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम डेल्टा एच को मालूम कर सकते। तो अब आपने ये याद रखना है कि ये जो हमारे पास डेल्टा एच आर होता है, यानी हीट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, और ये हमारे पास जीरो भी हो सकता है। तो जरा देख ले, अगर ये आपके पास क्या है, अगर आपके पास हीट ऑफ रिएक्शंस जो है वो आपके पास पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब यह है कि हीट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर है हीट ऑफ रिएक्टेंट से। हीट ऑफ प्रोडक्ट जो है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर है हीट ऑफ रिएक्टेंट से। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आपके पास है ये जो हीट ऑफ रिएक्शंस है ये बराबर आ जाए नेगेटिव के, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यार, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब है कि हीट ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर है और हीट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, स्मॉलर है। तो इसका मतलब ये होगा कि हीट ऑफ रिएक्टेंट इज स्मॉलर देन हीट ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? सॉरी, हीट ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन हीट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर हीट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन हीट ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर मैं स्मॉल आर लिखता हूँ, स्मॉल आर से हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, और ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वो वाले रिएक्शंस जिसके दौरान हीट सराउंडिंग को मिलता है। और अगर आपके पास ये क्या है, यानी हीट ऑफ रिएक्शंस जो है इसकी वैल्यू बराबर आ जाए जीरो के, तो इसका मतलब यह है कि हीट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बराबर है हीट ऑफ रिएक्टेंट्स के, यानी चाहे हीट कंटेंट जितनी भी एनर्जी है प्रोडक्ट की वो बराबर है जितने भी हीट कंटेंट है रिएक्टेंट की, या एंथैल्पी है रिएक्टेंट की, या एंथैल्पी है प्रोडक्ट की, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे आइसोथर्मल रिएक्शन, या इसको आप कह सकते हैं कि थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। थर्मो न्यूट्रल, ये दो टर्म इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आइसोथर्मल रिएक्शन या थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन, जिसके लिए डेल्टा एच आर हमारे पास क्या आ जाए, जीरो। सो ये वैल्यू भी आपने नोट आउट करने हैं, नोट डाउन करने हैं, सॉरी।
यानी जब हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शंस पॉजिटिव आ जाए तो इसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं, जब हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आ जाए तो इसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जब हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शंस या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन हमारे पास जीरो आ जाए तो इसको हम थर्मोन्यूट्रल या आइसोथर्मल कहते हैं। अब मैं यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूंगा किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और इसी तरह फिर हमारे पास ये जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात की गई है हमारे सिलेबस में, वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पहले मैं इसके लिए ग्राफ बना दो। ग्राफ इसका क्या हो जाएगा जरा देख ले। लेट्स सपोज मेरे पास इसका मैंने एक ग्राफ ले लिया, इस तरफ में मेरे पास क्या है, रिएक्शन का रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, कोई कई बुक इसको कहते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और बास जगह पर यहाँ पर लिखा गया होता है कि रिएक्शन पाथवे, रिएक्शन पाथवे, और बास जगह लिखा गया होता है कि रिएक्शन फेज, रिएक्शन फेज इसको हम कहते हैं, यानी इस एक्स एक्सिस पे। और इधर हमारे पास क्या होती है, एनर्जी होती है। अब जरा देख ले, जब आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब है कि हीट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए हीट ऑफ रिएक्टेंट से। तो लेट सपोज मेरे पास रिएक्टेंट यहाँ पर है, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो इतनी है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो थोड़ी ज्यादा है, इसकी हीट कंटेंट क्या है, ज्यादा है। जरा आप लोग देख सकते हैं रिएक्टेंट हमारे पास नीचे है और प्रोडक्ट एनर्जी के लेवल के ऊपर, एनर्जी लेवल में वो थोड़ा ऊपर है और रिएक्टेंट नीचे है। तो जब ये रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा तो पहले तो वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचेगा। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं या एनर्जी बैरियर भी कहते हैं, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले वो इसको क्रॉस करेगा और फिर आएगा प्रोडक्ट की तरफ। तो जरा देख ले, यहाँ हमारे पास हीट ऑफ प्रोडक्ट जो है इसको हम कहते हैं हीट ऑफ प्रोडक्ट, और इसको हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्टेंट या डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट और डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। तो हम जरा देख सकते हैं, सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसके लिए हमारे पास डेल्टा एच फिर क्या आएगा, डेल्टा एच आएगा इसके लिए पॉजिटिव, और ये होगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि बेकिंग ऑफ फूड, यानी जब आप खुराक को पकाते हैं या चाय बनाते हैं, सो दिस ऑल आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वो खुद ब खुद नहीं होते, हम इसको हीट देते तब जाके वो बन जाते। इसके बाद हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक कौन से रिएक्शंस होते हैं, एक्सो मींस आउट और थर्म मींस हीट, यानी हीट आउट, यानी वो रिएक्शन जिसके दौरान हीट बाहर निकल जाए सराउंडिंग में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एंडो मींस इनसाइड, थर्म मींस हीट, सो हीट इनसाइड यानी जो जिसके दौरान हीट क्या हो जाए, एब्जर्व हो जाए। ऐसा रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्बेंस के बदौलत हो रहा हूँ उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये बातें आप लोगों को आती भी होगी इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इसके लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह कर सकते हैं। ये चीजें हैं बहुत आसान, में भी आप लोगों को ये आती होगी, लेकिन जिनको नहीं आते उनके लिए हम ये करते हैं। तो इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हीट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ग्रेटर है हीट ऑफ प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट्स सपोज मैंने रिएक्टेंट को यहाँ पर शो किया और प्रोडक्ट को यहाँ पर शो किया। यहाँ हमारे पास इस एक्सिस पर एनर्जी है और इस एक्सिस पर हमारे पास रिएक्शन फेज है, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, ये कुछ एनर्जी गेन करके यहाँ तक आएगा, कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन सॉरी ट्रांजिशन स्टेट तक, फिर ट्रांजिशन स्टेट से ये फिर यहाँ आ जाएगा। तो जरा देख ले, हमारे पास इस टाइम हमारे पास जो हीट ऑफ प्रोडक्ट है वो हीट ऑफ रिएक्टेंट से क्या है,
कम है। ये हमारे पास हीट ऑफ रिएक्टेंट है और ये मेरे पास क्या है, हीट ऑफ प्रोडक्ट। तो जब हमारे पास हीट ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर होते हैं हीट ऑफ प्रोडक्ट से, तो फिर हमारे पास डेल्टा एच आर जो होता है वो हमारे पास आता है नेगेटिव के, और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो रिएक्शंस हो रही है इन सन, सूरज में जो रिएक्शंस हो रही है, इसी तरह रेस्पिरेशन, जब हम खुराक खाते हैं, एनिमल्स जब रिएक्शंस करते हैं यानी मेटाबॉलिज्म इसमें जब होता है तो उसके दौरान एक रेस्पिरेशन का अमल होता है, उसमें भी हीट बाहर निकलती है। इसी तरह बर्निंग ऑफ वुड भी आप लिख सकते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल या बर्निंग ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल भी कह सकते हैं या बर्निंग ऑफ वुड भी कह सकते हैं। सो दीज आर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? अब सर अब देख ले, मैं आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की एक और तरीके से भी समझा सकता हूं। हमारे पास होते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें N2 + 3H2 रिएक्ट करके अमोनिया दे रहा है। ये मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लिया। अब इस रिएक्शन के दौरान पहले तो क्या होगा, पहले होगा हमारे पास अब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, यानी ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्स। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स होंगे। ओल्ड बॉन्ड किसके बीच है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच। ये जो ओल्ड बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, दो नाइट्रोजन के फ्री रेडिकल्स हमारे पास बन जाएंगे, और यहाँ हम कुछ एनर्जी तो देंगे कि ये बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। यहाँ पर कुछ एनर्जी हम इसको देंगे। इसी तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ये हमारे पास 3H2 है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी मैंने कुछ एनर्जी दे दी और मुझे मिल गए 6 हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स। सो ये क्या है हमारे पास, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग। ये क्या है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग। और बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान हाँ ये क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग जो होते हैं वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, और यहाँ पर अब क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा। यहाँ पर हमारे पास एक और प्रोसेस भी होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा कि ये जो हमारे पास एक नाइट्रोजन फ्री रेडिकल है, ये 3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से मिलकर क्या बनाएगा, NH3। जबकि हमारे पास 2 नाइट्रोजन फ्री रेडिकल्स है, तो 2 नाइट्रोजन के फ्री रेडिकल्स 6 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आपने एक फ्री रेडिकल का शो किया है, यहाँ इस निशान का मतलब है कि नाइट्रोजन हमारे पास फ्री रेडिकल में मौजूद है। इसका ये मतलब नहीं कि नाइट्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के साथ आपको पता है कि जब नाइट्रोजन फ्री हो जाता है तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए होते हैं, हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए होता है। तो 2 नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन 6 हाइड्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके हमें 2 अमोनिया दे देंगे। सो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन। और यहाँ पर हमें कुछ एनर्जी मिलेगी या हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो याद रखें कि हर हमारे पास जो रिएक्शंस होता है वो एंडोथर्मिक भी होता है और एक्सोथर्मिक भी होता है। एंडोथर्मिक भी होता है और एक्सोथर्मिक भी होता है। अब हम बात करते हैं हमारे पास कि एक होती है हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग वाली एनर्जी और एक होती है हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन वाली एनर्जी। एक होती है हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग वाली एनर्जी और एक होती है बॉन्ड फॉर्मेशन वाली एनर्जी। यानी जब हमारे पास ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं तो उस दौरान कितनी एनर्जी हम देते हैं उसको हम कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग वाली एनर्जी, और जब हमारे पास नए बॉन्ड बनते तो और उस दौरान हमें कितनी एनर्जी मिलती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन वाली एनर्जी। अब जरा देख ले, अगर आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी जो है वो क्या है, ग्रेटर है बॉन्ड
फॉर्मेशन वाली एनर्जी से बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी ग्रेटर है बॉन्ड फॉर्मेशन वाली एनर्जी से, तो इस लेट सपोज मतलब मैं क्या करता हूं कि इसको 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी देता हूं इसको ब्रेक करने में, और जब अमोनिया बनता है तो हमें कितनी मिल जाती है 5 किलो जूल पर मोल। अब जरा देख ले, फिर मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए 5 किलो जूल एनर्जी तो यहां से मिल गई, लेकिन 15 किलो जूल एनर्जी में फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को दूंगा, तो फिर वो क्या करेगा, मुझे फिर 5 किलो जूल एनर्जी देगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए मैं फिर से 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी दूंगा, क्योंकि मुझे यानी हर बार मुझे यहाँ पर जो मिलते हैं वो कम मिलते हैं और जो मैं देता हूं वो ज्यादा होता है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी ग्रेटर होती है बॉन्ड फॉर्मेशन वाली एनर्जी से, तो उसको हम नेट क्या कहते हैं कि दिस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये मेरे पास कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। और अगर और यहाँ पर आप कह सकते हैं एंड वाइस वर्सा, यानी वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन वाली एनर्जी ग्रेटर है बॉन्ड ब्रेकिंग वाली एनर्जी से, तो वो रिएक्शंस क्या होगा, एक्सोथर्मिक, यानी वो स्पॉन्टेनियस होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। किस तरह, लेट सपोज मैंने इसको 5 किलो जूल एनर्जी दे दी जब वो ब्रेक हो रहा था, ब्रेकिंग के लिए मैंने इसको 5 किलो जूल एनर्जी पर मोल दे दी, लेकिन जब ये बन गया अमोनिया इसने बना दिया तो इसने मुझे 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे दी। अब जरा देख ले, उनमें से फिर वो खुद 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी यूज करके वो फिर से अमोनिया बनाएगा और वो फिर से हमें 20 किलो जूल एनर्जी देगा और वो इस तरह खुद ये प्रोसेस होता जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम नेट क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर है। और यहां से आपको ये बात भी पता चल गई कि हर रिएक्शन आपके पास चाहे वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, वो दोनों होते हैं, एंडोथर्मिक भी होते हैं एक्सोथर्मिक भी होते हैं। इसी तरह जैसे कि आप कहते हैं कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जब हम गैस जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं तो वो रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन नहीं, वो क्या होते हैं, एंडोथर्मिक भी होते हैं एक्सोथर्मिक भी होते हैं। किस तरह, आप गैस खुद ब खुद जल सकता है, नहीं जल सकता, लकड़ी खुद ब खुद जल सकती है, नहीं जल सकते। हम क्या करते हैं, इसको पहले एनर्जी देते हैं माचिस के जरिए किसी, यानी इग्नाइट करते हैं, इग्निशन में जो एनर्जी यूज होती है, तो वो क्या हो गया, एंडोथर्मिक हुआ। तो जब उसके प्रोडक्ट बनते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उस दौरान हमें कुछ एनर्जी भी देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। लेकिन बात यह है कि जब हम फ्यूल जलाते हैं तो फ्यूल के सब्सटेंसेस को ब्रेक करने में जो हम एनर्जी देते हैं वो एनर्जी कम होती है उससे, जब फ्यूल जो प्रोडक्ट देते हैं उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो उनसे, तो इस वजह से वो नेट रिएक्शंस क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। मैं उम्मीद करता कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आपको समझ आ चुकी होगी। मैं जरा पंखा लगाता हूँ यार, पंखा बंद हो चुका है। अच्छा, पंखा भी लगा दिया हमने और साथ साथ में नमाज का टाइम था, शाम की अजान हो गई थी, तो मैंने सोचा नमाज भी करते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या है नमाज। तो मैंने वीडियो को थोड़ा पास किया था, आपका टाइम तो मिस नहीं होगा, चाहे हमने पंखा लगाया है नमाज किया है, तो इसलिए तो वीडियो भी पास किया ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। चलो, हमने क्या कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डिटेल से हमने वो कर दिया है। अब हम चलते हैं कुछ और टर्म्स के ऊपर, यानी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से या हीट ऑफ रिएक्शन से या हीट चेंज ऑफ रिएक्शन से समझते हैं कि कुछ और भी हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और वो क्या है, लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्शंस है, हम एक रिएक्शन लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमें HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके हमें क्या देता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब मैं कहता कि इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H था, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन जो था, वो बराबर था, लेट सपोज इस रिएक्शन के लिए, नहीं मतलब ये तो हमें पता भी है कि -13.7 किलो कैलोरी पर मोल इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन है, एंड इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि आपको पता हो गया कि इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। अब ये तो हीट ऑफ रिएक्शन है, ये आप कुछ और तरीके में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो बराबर है -13.7
7 माइनस 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ HCl, इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ वाटर। क्लियर है? यानी इन टर्म्स में भी कि वो आपको हीट ऑफ रिएक्शंस के बारे में आपको बता दे और इस तरह से वो रिप्रेजेंट करके आपको दे दे ये लोग, तो ये भी आपने जानना है। इस तरह जैसे कि हम एक और रिएक्शंस लेते हैं कि कार्बन प्लस O2 gives us कार्बन डाइऑक्साइड। लेट सपोज कि इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शंस जो है हम बात करते हैं, लेट सपोज कि इसके लिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, लेकिन ये है असल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो मैं कहता कि लेट सपोज कि ये है -20 किलो कैलोरीज पर मोल। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -20 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ कार्बन और पर मोल ऑफ ऑक्सीजन और पर मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इन हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -20 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ कार्बन, heat of reaction is equal to -20 kilocalories per mole of oxygen, heat of reaction is equal to -20 kilocalories per mole of carbon dioxide। लेकिन हर बार ये पर मोल की बात नहीं होगी। आप रिएक्शन को देखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखेंगे और उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट यूज हुए हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास ये वाला रिएक्शन है एग्जांपल नंबर 3, जिसमें मैं लिख सकता हूँ कि N2 plus 3H2 gives us 2 moles of NH3। तो लेट सपोज इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन जो है, हम लेट सपोज की बात करते हैं, वो है -300 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन है 300 किलो जूल पर मोल, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका हीट हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -300 किलो जूल पर मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, या इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं -300 किलो जूल पर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जरा देख लीजिए यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, तो हमने क्या लिख दिया, पर मोल नहीं लिख दिया, पर 3 मोल लिख दिया। इस तरह आप इसको भी लिख सकते हैं कि -300 किलो जूल अमोनिया के लिए क्या हो जाएगा, पर 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो आप इक्वेशन को देखेंगे तब आप इस तरह लिखेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई कि हम हीट ऑफ रिजेक्शन को मुख्तलिफ तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है, इनको कैसे, कौन से फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हीट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो सकता है, हीट ऑफ रिएक्शन कम हो सकता है। तो मतलब हम लिखेंगे कि फैक्टर्स affecting heat of रिएक्शन, जो डेल्टा H को क्या कर रहा हो, इफेक्ट कर रहा हो। तो उनमें से नंबर 1 जो है हमारे पास वो क्या है, फिजिकल स्टेट, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो है ये भी हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, जिसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके क्या देते हैं, हमें वाटर का मॉलिक्यूल देता है। लेकिन मैं कहता कि सपोज ये भी 1 गैस में मिल गया, ये भी गैस में मिल गया, और ये आपको पता है कि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो लेट सपोज इसका जो डेल्टा H है, मैं कहता हूँ कि इसका जो डेल्टा H है, लेट सपोज वो है -40 किलो कैलोरीज पर मोल। ये लेट सपोज की बात हो रही है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। अब इसका एक एग्जांपल नंबर 2 में लेता हूँ। यही H2 प्लस O2 मिलकर मुझे क्या दे रहा है, H2O दे रहा है, लेकिन किस शक्ल में, लिक्विड शक्ल में। तो इसके लिए जो डेल्टा H होगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन, वो क्या है, वो कितना होगा, -50 किलो कैलोरीज पर मोल।
अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर भी हमें वाटर मिल रही है, यहाँ पर भी हमें वाटर मिल रही है, तो इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन थोड़ा ज्यादा हुआ और इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन कम है। तो इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि ये जब हमें गैस देता है तो ये तो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके लिए हमारे पास -40 किलो जूल पर मोल। अब ये ज्यादा क्यों हुआ? यानी जब ये लिक्विड की बात हमने की तो यहाँ पर भी पहले ऐसा हुआ होगा कि ये हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने पहले H2O गैस में दिया होगा और फिर वो गैस जो है वो हमारे पास लिक्विड बन चुका होगा, मतलब कंडेंसेशन हो चुका होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रोसेस हो रहा है। वहां पर सिर्फ H2+O2 से गैस बन रहा था, गैस वाटर के वेपर्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहले वाटर के वेपर्स बनते हैं तो -40 किलो जूल पर मोल एनर्जी तो इसके हो गए, किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी तो उसके हो गए। और फिर एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के दौरान क्या होता है? वेपर्स कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में, और आपको पता है कि कंडेंसेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसके दौरान भी हमें कुछ एनर्जी मिल चुकी होगी और वो कितना है? -10 किलो कैलोरी से। तो -10 प्लस -40 हमारे पास टोटल कितना हो गया? -50 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर भी हीट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज क्या है जो हीट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है या करता है? सॉरी, दूसरा चीज जो है वो हम एलोट्रोपी कह सकते हैं। सेकंड जो इफेक्ट है, फैक्टर है, वो हमारे पास क्या है? एलोट्रोपी, यानी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ए सब्सटेंस। जैसे कि मैं आपको कह दूं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, एग्जांपल नंबर 1, जिसमें सल्फर। अब आपको पता है कि सल्फर जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो किस शक्ल में होता है? S8 में। और S8 हमारे पास एक होता है ऑर्थोरोम्बिक, एक होता है इसका ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म। और ये लेट सपोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है? SO2 देता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो रिएक्शन है, लेट सपोज मैं इसको कहता है कि डेल्टा H1। और यही एस यानी सल्फर S8 ये भी सॉलिड फॉर्म में है और ये भी सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन इसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक। तो ये मोनोक्लिनिक वाला सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये हमें क्या देगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। डेल्टा H1 हमारे पास है डेल्टा H2 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस आल्सो अफेक्ट हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये ज्यादा या कम होगा और ये इससे ज्यादा या फिर कम होगा। तो ये हो गए हमारे पास थर्ड फैक्टर, सॉरी सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है? थर्ड है हमारे पास सॉल्वेंट, यानी जिस मीडियम में हमारे पास रिएक्शन हो रहा है वो भी हमारे हीट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। और फोर्थ जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये वाला पॉइंट जो है टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू थर्मोकेमिस्ट्री फॉर द हीट ऑफ रिएक्शन। के टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो भी हमारे हीट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? इफेक्ट कर सकते हैं। सो दिस आर द फोर फैक्टर्स व्हिच आर इफेक्टिंग द हीट ऑफ रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शंस की, कि व्हाट इज अ स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शंस। तो इसके साथ हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस, ये हीट ऑफ रिएक्शन से हीट चेंज ऑफ रिएक्शन की बात क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि शाम भी खूब है, शाम भी खूब है, और वो भी क्या है? साथ हैं। या किस तरह गाना आपको शायद आता होगा। तो हमारे पास शाम भी है, काफी बढ़िया सा मौसम भी काफी खुशगवार है, मतलब बढ़िया है सब कुछ। तो हमारे पास क्या था यहाँ? भूल जाए यार, सारी बातों को भूल जाए, टॉपिक की तरफ आ जाए। तो यानी हमसे ही नहीं बोला जाता। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं ना कि हमारे दिमाग चले जाते हैं और फिर अपने पॉइंट की तरफ नहीं आते। तो हम क्या बात कर रहे थे? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन की। स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड हीट ऑफ अ रिएक्शन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन आपको पता है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, इसके ऊपर एक नट का निशान लगाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या होता है, एक रिएक्शन हो रहा है, लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी और वो हमें दे रहा है प्रोडक्ट सी। इसके लिए टेम्परेचर है हमारे पास कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है, या अगर आप इसको केल्विन में लिखना चाहते हैं तो 298 केल्विन। और इसके लिए जो प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है। और इसके अगर ये सारे क्या है, लिक्विड है, ये सारे क्या है, लिक्विड है, तो कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर। तो इस कंडीशंस पर अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो इसके लिए जो डेल्टा एच होगा हीट ऑफ रिएक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। यानी यहाँ पर चाहे हीट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, जीरो में है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ दिस रिएक्शन। क्योंकि सारे कंडीशंस हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक नोट यहाँ पर मैं आपको देना चाहता हूँ। नोट लिखे, नोट क्या है यहाँ पर कि स्टैंडर्ड हीट फॉर या हीट ऑफ रिएक्शन फॉर substances in a free and naturally occurring state, naturally occurring physical state is a zero। कि जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास जो फ्री भी हो और वो अपने नेचुरल कंडीशन हो, तो उसके लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, उसके लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन जीरो होगी। यहाँ बात मैं करता हूँ, ये आप एग्जांपल से देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शंस है फॉर नाइट्रोजन। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन का नेचुरल स्टेट क्या है, N2 में ये नेचुरली अवेलेबल होता है, और नेचुरली ये किस फिजिकल स्टेट में होता है, गैस में। अब ये क्या है, फ्री स्टेट में है, नाइट्रोजन ना किसी ऑक्सीजन के साथ है ना किसी हाइड्रोजन के साथ है, तो ये अपने लिए है, यानी फ्री स्टेट में भी है, और नेचुरली अकरिंग स्टेट में, नेचुरली ये किस फिजिकल स्टेट में होता है, गैस में। तो इसके लिए डेल्टा एच क्या होता है, जीरो। इसी तरह हमारे पास डेल्टा एच नॉट फॉर ऑक्सीजन जो होता है वो भी हमारे पास जीरो। इसी तरह N2 के लिए तो मैंने लिख दिया जीरो। इसी तरह X2 के लिए भी हमारे पास ये क्या आते हैं, जीरो। X2 तो आप जानते हैं, यानी F2Cl2Br2 जो हमारे पास हेलोजन गैस, हेलोजन फैमिली वाले एलिमेंट्स है। तो आपको पता है फ्लोरीन का जो नेचुरल आकर स्टेट है वो क्या है, गैस है। क्लोरीन का जो नेचुरल आकरिंग स्टेट है वो क्या है, गैस है। ब्रोमीन का जो नेचुरल आकरिंग स्टेट है वो क्या है, लिक्विड है। आयोडीन का जो नेचुरल आकरिंग स्टेट है वो क्या है, सॉलिड है। और फ्लोरीन फ्री स्टेट में किस तरह रहता है, F2 में, क्लोरीन Cl2 में, ब्रोमीन Br2 में, और आयोडीन I2 में। तो डेल्टा एच नॉट ऑफ F2 इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच नॉट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच नॉट ऑफ Br2 इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह हमारे पास डेल्टा एच नॉट ऑफ H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करें, ये ऑक्सीजन भी किस हालत में होता है, नेचुरली ऑक्सीजन गैस स्टेट में होता है, तो इसके लिए भी जीरो है। इसी तरह हमारे पास अब डेल्टा एच नॉट फॉर कार्बन। अब कार्बन का जो फिजिकल नेचुरल स्टेट है वो क्या है, बुक्स वाले कहते हैं कि डेल्टा एच नॉट के हवाले से ग्रेफाइड जो है, डेल्टा एच नॉट के हवाले से ग्रेफाइड जो है कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म हो, वो क्या है, इसका नेचुरली अकरिंग स्टेट है, और इसके लिए डेल्टा एच नॉट क्या आ जाएगी, जीरो।
लेकिन याद रखें कि ये जो डेल्टा एच नॉट है फॉर कार्बन, लेकिन कौन से कार्बन के लिए? डायमंड वाले कार्बन के लिए, यानी उसका जो एलोट्रोपिक डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म है वो डेल्टा एच नॉट के हवाले से वो इसका नेचुरल स्टेट नहीं है, वो इस तरह स्टेट है कि ये हमारे पास जमीन के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बदौलत बनती है। तो इस वजह से हम इसका डेल्टा एच नॉट के हवाले से नेचुरल स्टेट नहीं कहते, बल्कि सपोज हम कहते हैं कि ये कुछ अलग तरह का स्टेट, मतलब यहाँ पर इसके हवाले से इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि डायमंड इज नॉट a natural state of carbon regarding या according to delta H naught यानी standard heat of reaction। इसी तरह standard heat of reaction for sulfur, और सल्फर कौन सा हमारे पास जो आर्थोरोम्बिक है, आर्थोरोम्बिक, इसके लिए जो डेल्टा एच नॉट है वो क्या है? 0। ये इसका फ्री स्टेट भी है, यानी ये S8 में जो होता है ये फ्री स्टेट है, यानी उसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं, H2SO4 नहीं है, H2S नहीं है, तो ये अपने लिए है, फ्री स्टेट में भी है। और इसका जो नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट, वो क्या है? आर्थोरोम्बिक का। इसी तरह इसका जो डेल्टा एच नॉट है इसी ही सल्फर का, और वो किसमें? फ्री स्टेट में है, लेकिन इसका जो एक और स्टेट है मोनोक्लिनिक का, ये रिगार्डिंग या अकॉर्डिंग टू डेल्टा एच नॉट ये हमारे पास नेचुरल स्टेट नहीं है, तो इस वजह से इसके लिए डेल्टा एच नॉट 0 के बराबर नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास डेल्टा एच नॉट फॉर फास्फोरस, आपको पता है फास्फोरस P4 जो होता है वो हमारे पास एक वाइट होता है और एक रेड होता है। तो जो वाइट P4 है उसके लिए डेल्टा एच नॉट की वैल्यू 0 है, लेकिन जो P4 है और किस शक्ल में है? रेड में है, उसके लिए डेल्टा एच नॉट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं। तो ये भी आपने नोट डाउन करने हैं कि हमारे पास standard heat of reaction for substances in their free state and naturally occurring physical state is always equal to 0। और यहाँ पर ये बात भी आपको समझ में आ गई कि ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर द नेचुरली, आपको पता है कि डायमंड कोई इंसान तो नहीं बनाता, कोई मशीनों में तो नहीं बनती, ये नेचुरली बनती है, लेकिन डेल्टा एच नॉट के हवाले से वो कहता है कि ग्रेफाइट जो है वो नेचुरल स्टेट है और डायमंड जो है वो नेचुरल स्टेट नहीं है। इस तरह सल्फर का आर्थोरोम्बिक जो है वो नेचुरल स्टेट है, यानी उसके लिए डेल्टा एच नॉट की वैल्यू 0 आ रही है, जबकि मोनोक्लिनिक जो है वो नेचुरल स्टेट नहीं है, क्योंकि वो इसके लिए डेल्टा एच नॉट की वैल्यू 0 नहीं आ रही। इस तरह P4 की जो वाइट है वो नेचुरल स्टेट है और P रेड जो है वो नेचुरल स्टेट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ मिल चुका होगा नोट करने के लिए, और मैं ये भी उम्मीद करता कि आपने सब कुछ अपने साथ कॉपी में या आपके नोटबुक में नोट डाउन किया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन जो है ये काफी बड़ा टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन आती है, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन, फिर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और ये सारे हमें तो सिलेबस में सिर्फ कहा गया है कि हीट ऑफ रिएक्शन की बात की गई है, लेकिन ये सिर्फ हीट ऑफ रिएक्शन नहीं, अभी इसके टाइप्स हमारे पास है, तो वो तो सिर्फ हमें टच देता है, फिर हमने खुद आगे पढ़ना होता है। तो हम इसके टाइप्स यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये भी पढ़ेंगे। इसी तरह एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज भी पढ़ेंगे, वेपराइजेशन वगैरह, सब्लिमेशन, ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और वो शायद इसके लिए हम 2 लेक्चर और भी कर दें, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।